बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, टॉपिक डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉज इंटेस्टाइनल गैस एंड डायरिया। इंटेस्टाइनल गैसेस हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती हैं और ज़्यादातर ये उन लोगों में प्रोड्यूस होती हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स की कमी होती है। जिस तरह हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि मुझे गैस हो गई है या मुझे गैस इशू है, गैस्ट्रिक इशू है, ये इसमें यही होता है कि कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनमें मिल्क को कंज्यूम करने के बाद उसे डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। हम मिल्क पीते हैं या दूध पीते हैं, उसमें लैक्टोज शुगर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे जिस्म में बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि लैक्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे इंसान जिनमें या तो ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते या लैक्टेज एंजाइम किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो इनमें गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बबल्स की फॉर्म में गैस मौजूद है और वो पूरी इंटेस्टाइन को फिल कर रही है। Epithelial cells of villi are constantly shed into the intestine. हम विलाय के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम विलाय कहते हैं। ये इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये एपिथेलियल सेल्स इनके ऊपर मौजूद होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि फिंगर लाइक यहाँ पर इनफोल्डिंग्स मौजूद हैं और इनके ऊपर ये जो सेल्स मौजूद हैं इन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये इनकी टिप्स से सेल्स रिमूव होते जा रही हैं, इस साइड से भी और यहाँ से भी। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स मूविंग अप ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन इन क्रिप्ट्स। क्रिप्ट्स जो कि नीचे की जानिब गड्ढे मौजूद होते हैं, इन गड्ढों में सेल डिवीजन होती है, सेल प्रोलिफरेट करते हैं और सेल्स की डिवीजन होती है और ये सेल्स ऊपर की जानिब को ऐड होते जाते हैं और यहाँ पर नए सेल्स जगह लेते जाते हैं और पुराने सेल्स यहाँ से रिमूव होते जाते हैं। अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से कि लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। Cecum is a blind sac which projects from the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सीकम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ इस जगह पे एग्जैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से मटेरियल्स ऐड होते हैं और सीकम एक साइड पे प्रोजेक्ट हुई हुई सैक होती है या थैली होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर की तरफ लटकी हुई होती है। तो यहाँ इस कॉलन वाले पार्ट में ऐड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और इसकी लोकेशन होती है बिटवीन द इलियम एंड द कॉलन। Material from the small intestine contain large amount of water, dissolved salts and undigested material. They are passed to the large intestine. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में तमाम की तमाम डाइजेशन हो जाती है, जो कि हमने प्रीवियस केस में भी पढ़ा था कि लास्ट जो डाइजेशन है कंप्लीट वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और वहीं पे ही एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब खुराक डाइजेस्ट हो जाती है तो उसके अंदर से फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और शुगर्स एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं विलाय के ज़रिए इलियम के पार्ट में। तो फिर एंड पे वहाँ पर पानी बच जाता है, कुछ सॉल्ट बच जाते हैं जो डिज़ोल्व फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाता है जिसे सीकम की तरफ भेज दिया जाता है और फिर इसको सीकम से आगे कॉलन में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेंगी। सीकम के साथ एक और चीज अटैच होती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स इज अ फिंगर लाइक प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम। अपेंडिक्स एक ब्लाइंड एंड ट्यूब होती है जिसका कोई बाहर की तरफ खुलती नहीं है। ब्लाइंड एंड मीन के जो क्लोज होती है, फुली इनक्लोज्ड।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी आउटसाइड कोई ओपनिंग नहीं है, इसी तरह सीकम की भी आउटसाइड कोई ओपनिंग नहीं है। तो यहाँ पर ब्लाइंड सैक है, ब्लाइंड एंड से यहाँ से ये रेज हो रही है और अपेंडिक्स यहाँ से बाहर की जानब मौजूद है। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर लाई नहीं कर रही। अपेंडिक्स का रोल अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से एक कंडीशन कॉज होती है जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स गेट इन्फ्लेम्ड ड्यू टू इंट्रैपिंग एंड देन पुट्रिफिकेशन ऑफ फूड। अपेंडिक्स में फूड एंटर हो जाता है और यहाँ पर एंटर होने के बाद जलन पैदा करता है, क्योंकि यहाँ आके फंसने की वजह से इस अपेंडिक्स में ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती और ये फूड यहाँ पर पुट्रीफाई हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इट इज़ रिमूव सर्जिकली। फिर इस अपेंडिक्स को यहाँ से काट दिया जाता है और काट के यहाँ से इस चीज़ को बंद कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में इसको काट कर जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तक अपेंडिक्स का कोई ऐसा फंक्शन हमें मालूम नहीं है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पुरानी स्ट्रक्चर है जिसका हमारी बॉडी में अब कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में सेकंड पार्ट कोलन आ जाता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सीकम एंड रेक्टम। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कॉलन में ऐड होती है और यहाँ पे सीकम मौजूद है, ये अपेंडिक्स है और इससे आगे कॉलन स्टार्ट हो गई है। कॉलन पूरे के अंदर तमाम की तमाम स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है, एक असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। इसका फंक्शन ये है कि ये हार्बर करती है अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को, यानी कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को शेल्टर करती है। दे सिंथेसाइज ऑफ मेनली ऑफ विटामिन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन अकर बाय दिस बैक्टीरिया, मेनली विटामिन के। ये विटामिन के ज़्यादातर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। दीज विटामिन आर अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, फिर उसके बाद इन्हें ब्लड में अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है, जहाँ से ये अपने मुख्तलिफ पार्ट्स तक इनको सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। कॉलन हैज़ आल्सो अ फंक्शन, इट अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। ये पानी और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब कर देती है और इनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। इसके अलावा ये फीसिस को रिजेक्ट करती है। नाउ व्हाट इज फीसिस? फीसिस अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है, जो मजीद डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसे हम फीसिस कहते हैं। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट फाइबर्स, स्लॉग्ड ऑफ म्यूकस सेल्स, म्यूकस, कोलेस्ट्रोल, बाइल पिगमेंट एंड वाटर। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो रह जाता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज़्यादा, प्लांट फाइबर्स होती हैं जो इंसानों में आमतौर पर हजम नहीं होती, स्लॉग्ड ऑफ यानी कि रिमूव हुए हुए म्यूकस सेल्स हैं। म्यूकस है, म्यूकस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक थिक सिक्रीशन है जो इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स को कवर किए हुए है। बाइल पिगमेंट्स मौजूद हैं। बाइल पिगमेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लीवर में जब हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। इसके अलावा इसमें पानी भी पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में जो कॉलन है, अगर इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ना हो तो फिर डायरिया की एक कंडीशन कॉज हो जाती है। डायरिया जिसे हम आम जुबान में दस्त भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो जाती है या कोई ऐसा ड्रग जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि कोई हम जज्बाती तौर पे ठीक नहीं हैं या कोई हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से डायरिया कॉज हो जाता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर की तरफ ब्लड में भेजा जा रहा है, जबकि डायरिया की कंडीशन में वाटर इधर उधर से भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और फीसिस लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है। इफ अनचेक्ड डिहाइड्रेशन डेवलप विच में बी फैटल। अगर इस कंडीशन को स्टॉप ना किया जाए तो पानी बॉडी में से कम होना शुरू हो जाएगा और हम इसे डिहाइड्रेशन का नाम देंगे।
डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाएगी तो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस प्रॉपर वे में नहीं हो सकेंगे। इसे हम कहेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए फैटल हो गया है। कॉन्स्टिपेशन इज द एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन है, यानी कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और फेसिड सॉलिड हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही फूड यहाँ से पास आउट होती जा रही है, मैक्सिमम वाटर इसमें से रिलीज होता जा रहा है बाहर की जानिब, और सॉलिड फेसिस को रिमूव करते जा रहे हैं। लास्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रेक्टम, और रेक्टम जो है ये लास्ट पार्ट होता है, ये स्टोर करता है फीसिस को टेम्परेरीली एंड रिजेक्ट थ्रू एनस एट इंटरवल्स। ये फीसिस को यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है, ये स्टोर कर लेता है, और उसके बाद इंटरवल्स यानी कि वक्तन फवक्तन जैसे ही ये फिल होगा, ये इसको एनस के ज़रिए बाहर रिलीज करता जाएगा। The anus is a structure, yeah, you can say it is the last part of the rectum. It's surrounded by two sphincters. इसमें दो sphincters या फिर ring of muscles मौजूद होते हैं. The outer sphincter and the inner sphincter. Outer sphincter is made up of smooth muscles. ये smooth muscles से मिलकर बना हुआ है, और inner sphincters जो हैं ये straighted muscles से मिलकर बने हुए हैं। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जिसमें स्ट्रेशंस मौजूद नहीं होती, यानी कि इनके अंदर लाइनिंग नहीं हुई होती, और इनर के अंदर जो है स्ट्रेशंस मौजूद हैं, यानी कि लाइनिंग हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफिकेशन रिफ्लेक्स। डेफिकेशन कैसे होती है, मतलब बॉडी से किस तरीके से फीसिस को बाहर रिलीज किया जाता है। जैसे जैसे रेक्टम फीसिस के साथ फिल होती जाएगी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में होता है, तो ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स को स्टार्ट कर देगी, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि अब फीसिस को सिक्रीट कर दिया जाए। वैसे तो रिफ्लेक्स एक्शन हम एक ऐसे एक्शन को कहते हैं जो इनवॉलंटरी होता है, हमारे काबू में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली इनहिबिट कर सकते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स को, क्योंकि हम इस पे काबू पाना सीख जाते हैं अपनी एज के साथ साथ। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे रेक्टल वेल्व्स मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक जंक्शन है जो कि रेक्टम और कॉलन के दरमियान में मौजूद है, और रेक्टम में जैसे ही फीसिस यहाँ आएगा, यहाँ स्टोर होता जाएगा। स्टोर होने के बाद जैसे ही ये यहाँ से फिल हो जाएगी, तो फिर हमें डेफिकेशन रिफ्लेक्स फील होगा, और हमें वॉशरूम जाने की कैफियत फील होगी कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए। तो लेकिन हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर मसल लेयर्स होते हैं, ये एनस का पार्ट है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, एनल कैनाल है ये। यहाँ पर इंटरनल मसल्स भी मौजूद हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स भी हैं। ये दोनों लेयर्स मिल के कंट्रोल करती हैं डेफिकेशन के प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो कि रिलेशन रखते हैं न्यूट्रिशन से, यानी कि अगर न्यूट्रिशन में कोई चीज़ कमी ज़्यादती हो जाए, खाना सही तरीके से हज़म ना हो, या फिर हम कोई सही तरीके से पका हुआ खाना ना खाएं, तो फिर हमें कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज डिस्पेप्सिया। Dyspepsia is incomplete or imperfect digestion. It is not a disease itself, but symptomatic of other diseases. डिस्पेप्सिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें मुकम्मल तौर पर डाइजेशन नहीं होती खाने की, बल्कि इस ये खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियों की निशानदेही करती है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है या इसका कॉज क्या है? एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक। मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और तेज़ाबियत होना शुरू हो जाती है। जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा था कि हम अगर ओवर ईटिंग करते हैं, हार्टबर्न स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम खाना कोई फैटी एसिड ज़्यादा खा लेते हैं या फिर जल्दी लेट जाते हैं खाने के बाद, तो उसमें स्टमक में एसिडिटी होने लग जाती है, तेज़ाबियत होने लग जाती है। तो उसकी वजह से खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, फिर इसे डिस्पेप्सिया की कंडीशन कहते हैं। फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। समटाइम्स हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया या कोई ऐसा पैथोजन मौजूद है जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के फंक्शन करने को ख़राब करता है, डिस्टर्ब करता है।
इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल secretion। बाइल secretion की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो जाती है, और इसके अलावा इसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसके अंदर जो secretions हैं जैसे कि बाइल सॉल्ट्स, उनमें कमी या ज़्यादा आ जाती है, पिगमेंटेशन में कमी ज़्यादा आ जाती है। फिर सिम्टम्स क्या हो सकती हैं? अकर इरेगुलरली एंड इन डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। डिस्पेप्सिया के नतीजे में जो सिम्टम्स होती हैं वो इर्रेगुलर होती हैं, यानी कि बाकायदगी से नहीं होती, और इनका वक्तन फ़वक्तन तरीका बदलता जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये पेट में दर्द होने लग जाता है। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस में अक्कर और फ्लैटुलेंस में बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, वॉमिटिंग कै आने लग जाती है, हार्ट बर्न है, दिल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पायरोसिस या हार्ट बर्न, सीने में जलन होना, नाउजिया मतली होना, यानी कि कै नहीं आएगी लेकिन कै जैसी कैफियत होगी, बार बार फील होगा कि कै आ रही है, और फ्लैटुलेंस में गैस हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है फूड पॉइजनिंग। इट इज़ द इलनेस फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद थे और उनको स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बीमारी कॉज होती है। तो कॉज इसका क्या है कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर। साल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर दो बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद डिफरेंट टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और इनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। साल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर के बारे में अब हम कुछ पढ़ते हैं। दे आर लिविंग इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ कैटल, चिकन एंड डक। ये बैक्टीरिया आम तौर पर मवेशियों के पेट में, या फिर चिकन जिसे हम मुर्गी कहते हैं, या बतख के पेट के अंदर पाए जाते हैं, और हम इन तीनों ही कैटेगरीज से दूध, अंडे और मीट, गोश्त हासिल करते हैं। तो इन जानवरों में तो ये बैक्टीरिया कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, कोई ऐसी बीमारी कॉज नहीं करते, लेकिन जब इंसान इनसे मिल्क, एग या मीट लेते हैं तो वो मिल्क, एग या मीट जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, मतलब उसमें वो बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, और जब हम उसे खाएंगे तो खाने के बाद वो फूड के साथ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद ये फूड पॉइजनिंग को कॉज करेंगे। फाउंड इन लिक्विड दैट एस्केप ड्यूरिंग डिफॉरेस्टिंग फ्रोजन मीट। ये ऐसे मटेरियल में भी पाए जाते हैं या ऐसे लिक्विड में भी पाए जा सकते हैं जो फ्रोज़न मीट को डीप फ्रोस्ट करने के दौरान पैदा होता है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये रूटीन होती है कि हम चिकन या फिर कोई मीट जो भी लाते हैं उसे हम साफ़ करने के बाद फ्रिज में पैकेट्स बना के रख लेते हैं। तो जब हम उसको पकाना होता है तो पहले उसे निकाल के उसे डीफ्रोस्ट करते हैं। तो डीफ्रोस्ट करने के नतीजे में कुछ पानी उसका निकलता है। अगर हम उस पानी को एहतियात से टैकल नहीं करेंगे, उसे फेंकेंगे नहीं और गोश्त को एक बार धोकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। देयरफॉर इसकी प्रिकॉशन भी हमें साथ में बताई गई है कि डिश एंड यूटेंसिल्स व्हाइल मीट इज डिफॉरेस्टिंग defrosting must not be allowed to come in contact with any other food। यानी कि जिस बर्तन में हमने गोश्त को रख के डीफ्रोस्ट किया है, जिसमें उसका पानी है, या गोश्त जिसको डीफ्रोस्ट किया गया है, उन दोनों ही चीज़ों को बड़े ध्यान से जो है वो करना चाहिए टैकल। गोश्त को धोकर दोबारा एक बार पानी फेर कर फिर हमें उसे कुक करने के लिए रखना चाहिए, और जो बर्तन हैं जिनमें हमने उसे डिफ्रोस्ट किया था उनको भी अच्छी तरह वॉश कर लेना चाहिए, इससे पहले कि हम उसमें कोई और चीज़ रखें या वो पानी किसी और फूड के ऊपर लगे। फूड पॉइजनिंग की कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन आ जाती है, और ये सिम्टम्स कंटामिनेटेड फूड को खाने के तकरीबन 12 से 24 घंटे के बाद शो होती हैं। यानी कि अगर हमने खाना अभी खाया है तो सिम्टम्स 12 घंटे के बाद ये वाली शो होंगी। तो वो कंटेमिनेटेड फूड में ज़्यादातर अनपास्चराइज्ड मिल्क और नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड मीट आ जाता है।
अनपास्चराइज्ड मिल्क में जैसे हम कहते हैं कि दूध कच्चा है, प्रॉपर्ली बॉयल नहीं हुआ हुआ, तो इसमें अगर हम अनबॉइल्ड मिल्क को ड्रिंक कर लेंगे तो उसमें पास्चराइज़ नहीं है वो, तो उससे भी हम में जो है ये बैक्टीरिया शामिल हो जाएँगे। फिर प्रॉपर्ली नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड मीट, अगर हमने कोई खाना खाया है जो प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ हुआ, जैसे बाज़ औक़ात गोश्त कच्चा होता है या इस तरह की कोई चीज़, तो फिर उससे भी जो है फूड पॉइज़निंग कॉज़ हो सकती है। फिर बोटुलिज्म इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइज़निंग। फूड पॉइज़निंग सीवियर किस्म की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसे हम बोटुलिज्म कहते हैं। बोटुलिज्म का कॉज़ बैक्टीरिया है जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, और ये ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो बहुत ताकतवर होते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सिलेक्टिव एक्शन शो करते हैं। कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी इसमें कॉज हो सकती है, यानी कि दिल की धड़कन बंद हो सकती है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की पैरालिसिस हो सकती है, ये बंद हो सकती हैं। यूज ऑफ improperly canned or otherwise preserved foods, especially meat. प्रॉपरली इम्प्रॉपरली कैंड, यानी कि जब फूड को हम कैन करते हैं, जिस तरह हम लोग कैन फूड यूज़ करते हैं, कैन के अंदर कोई भी फूड हो सकता है, और फॉरेन कंट्रीज़ में जिस तरह हम मीट्स को जो है फ्रीज़ कर लेते हैं, या फिर कोई और हम कैन फूड बाज़ार से लेकर आते हैं, तो वो अगर कैनिंग करते हुए उसको एहतियात के साथ डील नहीं किया गया, तो उसमें ये बैक्टीरिया पैदा हो सकता है। या फिर हम घर पे अगर कोई चीज़ फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, जैसे हम गोश्त को प्रिजर्व कर लेते हैं, या कोई और चीज़ हम अंडों को या दूध को कोई ऐसी चीज़ प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया शामिल हो जाते हैं, और अगर इनको केयरफुली डील ना किया जाए तो ये हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। Early symptoms of food poisoning are fatigue, dizziness, double vision, headache, nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain. फैटीग थकन को कहते हैं, इसमें शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, डिज़ीनेस, नींद आने को, ऊँघ आने को, कि इंसान को सोया-सोया फ़ील होता है दिमाग। डबल विज़न, हर चीज़ एक की बजाय 2-2 नज़र आने लग जाती हैं। हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नाउज़िया, मतली की कंडीशन होने लग जाती है। वॉमिटिंग कै आती है। डायरिया, हम जैसे पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें फीसेस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होती है। लास्ट एंड फाइनल इज़ द ओबेसिटी। ओबेसिटी एक और डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, के एक इंसान के जिस्म के ऊपर एक फैट की लेयर जमना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा मिकदार पैदा हो जाती है। कॉज वन ईट्स टू मच फूड देन बॉडी रिक्वायरमेंट, एक इंसान अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा फूड खा रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये ओबेसिटी कॉज हो गई है। सरप्लस फूड इज स्टोर्ड एज फैट, ज़्यादातर खाना जो है उसे फैट के तौर पे स्टोर कर लिया जाता है। बिकम ओवरवेट और ओबीस, इसमें इंसान का वजन बढ़ जाता है और बहुत मोटा हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट इन एब्डोमेन, ये पेट में मौजूद है। अराउंड किडनीज, किडनीज में मौजूद हैं। एंड अंडर स्किन, और ये स्किन के नीचे मौजूद हैं। स्टोर फैट्स, ये फैट्स को स्टोर करते हैं, और इनमें से सर्टन सेल्स ऐसे होते हैं जो फैट ड्रॉप्स को अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करते जाते हैं। जैसे जैसे ड्रॉप का साइज और नंबर बढ़ते जाते हैं, ये आपस में मिलते जाते हैं, और ये एक बड़ा ग्लोब्यूल बना देते हैं जो कि सेंटर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक साइड पर थिन लेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये सेल्स फिर स्किन के नीचे जम जाएँगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी बेली निकलती आएगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्सन का जो एब्डोमेन है वो साइज़ में इंक्रीज़ होता जा रहा है ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ फैट। Some people never seem to get fat no matter how much they eat, while others lay down fat when their intake only just exceeds their need. कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी उनमें फैट जो है वो जमा नहीं होता, और चाहे वो जितना मर्जी खा लें, जैसे कि हम लोग अक्सर लोगों को देख के कहते हैं कि ये तो बहुत खाता है लेकिन इसको लगता नहीं है इसका। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो थोड़ा सा ही अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा खा लें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा लें, तो वो मोटे हो जाते हैं।
तो इसकी रीज़न ये है कि हार्मोन बैलेंस जो कि हेरिडिटी डिटरमिन करती है, यानी कि मौरूसी तौर पे, ख़ानदानी तौर पे या फिर जेनेटिकली जो जीन्स हैं, जो ट्रांसफ़र हुए हैं, वो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स को। तो हार्मोन्स अगर कंट्रोल या बैलेंस फॉर्म में है और मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट है, तो फिर ऐसे लोगों को वो जितना मर्ज़ी खा लें, वो मोटे नहीं होते। लेकिन जो बाकी लोग हैं, उनमें ये चीज़ स्लो होगी और इस वजह से वो मोटे होते जाएँगे, उनमें वो चीज़ जमती जाएगी। Obese persons may suffer from high blood pressure, heart disease, diabetes mellitus and stomach disorder. जो इंसान मोटा होगा उसे एक नॉर्मल इंसान की निस्बत ज़्यादा जो है चांस है कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, उसमें जो है हार्ट डिजीज़ हो जाए, दिल की बीमारियां ज़्यादा हो जाएं या उसका खून का बहाव बढ़ जाए और डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए, यानी कि ये जो जिसे आम ज़ुबान में हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, वो शुगर हो जाए, खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ने लग जाए या फिर स्टमक का कोई डिसऑर्डर कॉज़ हो जाए। लिहाज़ा ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा बीमारियों को इंक्रीज़ कर देती है और आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।